हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? सब बढ़िया? ओके, मैं आपका दोस्त एजुकेटर एंड मेंटर जितेंद्र सर आपका मोस्ट वेलकम करते हैं द केमिस्ट्री जंक्शन पे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर नेम है बायोमोलिक्यूल्स। इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके इस बोर्ड में 5 से 7 नंबर कवर करेंगे। तो आइए आपको वन बाय वन इस चैप्टर से क्या कराते हैं, मिलाते हैं। आइए, इसका नाम है बायोमोलिक्यूल। इस बायोमोलिक्यूल्स में आपको एक बात यहां लिखा हुआ है बायो। बायो का मतलब तो आप समझते ही होंगे, लिविंग। क्या समझेंगे? लिविंग सिस्टम। आपको पता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या लिविंग सिस्टम है, इनके लिए ग्रोथ ये करते हैं और इनमें कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होता है और ये अपने आप को सस्टेन करते हैं। इन सबको करने के लिए इनको कुछ ना कुछ आउटसोर्स से लेना पड़ता है, जिसे आप क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल्स कहेंगे। और वो मॉलिक्यूल्स जो लिविंग सिस्टम होते हैं, ये कंपोज्ड ऑफ non-living atoms and molecules. It means that ये जो आपका लिविंग सिस्टम है, ये क्या टेंडेंसी होती है इसके पास? ग्रोथ करने की, डेवलपमेंट करने की और सस्टेन करने की। और ये जो किससे मिलके बने होते हैं? कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग एटम्स आर मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? इन चीजों से ये मिल करके बने होते हैं। और इस बायोमोलिक्यूल्स में जो हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं और उसके ड्यूरिंग कुछ केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं। उन केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करना, ऑब्जर्वेशन निकालना एक टेक्नोलॉजी से करते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री। उसे क्या बोलते हैं आप? बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब इसमें आपको क्या देखते हैं? नॉन लिविंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में क्या हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें बायोमोलिक्यूल्स में, तो बायोमोलिक्यूल्स ये जो छोटे छोटे एटम्स मिलकर के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, वही आपके क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे ही बायोमोलिक्यूल्स में आप क्या समझेंगे? स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, ईटीसी। मतलब ये जो स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स है, ये सब किसमें कंसीडर किए जाते हैं? बायोमोलिक्यूल्स में कंसीडर किए जाते हैं। क्लियर हुई इतनी बातें? आइए, अब आपको पहला जो इसमें मोस्ट पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में, उसमें आपको पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में और किसके बारे में? प्रोटीन के बारे में। पूरा इसमें क्या करना है? वन बाय वन इसको आइए देखते हैं। तो पहला हम देखेंगे क्या? कार्बोहाइड्रेट। क्या देखने जा रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन करने के लिए इसमें क्या बोला गया? दोज मॉलिक्यूलर सबस्टेंसेस व्हिच कंटेन पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप आर कीटोनिक। इसका मतलब क्या होगा? या तो वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन कर रहा हो, या तो वो क्या कंटेन कर रहा हो? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोनिक ग्रुप कंटेन कर रहा हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके। कार्बोहाइड्रेट में क्या होना चाहिए? पहली बात तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या फिर इसी में क्या होना चाहिए? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो। क्लियर है? या कोई ऐसा कंपाउंड हो और वो कंपाउंड का हम क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस कर दे, और हाइड्रोलिसिस करने के बाद वो कंपाउंड क्या दे रहा हो?
पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड दे रहा हो, या फिर आप क्या बोलेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन प्रोड्यूस कर रहा हो। अगर ये चीजें हो है उसमें तो जनरली उसे आप क्या बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। और इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CHH2OY होता है। तो इसमें पहला अगर समझना चाहें ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6 होता है। इतना तो आप जानते ही होंगे, क्लियर है। तो देखिए क्या इसमें फिट बैठता है। अगर हमने कह दिया x यहाँ पे 6 है, y भी क्या है 6 है, क्लियर है। तो क्या ये इस फार्मूले पे फिट बैठ रहा है? बिल्कुल फिट बैठ रहा है। क्या मिल रहा है C6H2O क्या करते हैं 6 टाइम, तो ओवरऑल क्या बन जाएगा C6H12O6 बन रहा है। इसका मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन या इस फार्मूले पे ग्लूकोज सेट हो रहा है। बट कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हैं जो इस फार्मूले को तो फॉलो करते हैं बट वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते हैं। आइए देखते हैं वो कौन से ऐसे हैं मॉलिक्यूल जो इस फार्मूले पे सेटिस्फाई तो करते हैं बट कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते हैं। और क्या क्या प्रॉपर्टीज है कार्बोहाइड्रेट्स की, आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो आई थिंक इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ओके, और क्या कंडीशन है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए? जनरली जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अब यहाँ पे बात आती है व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव से आप क्या समझेंगे? आपने इसके पहले पढ़ा होगा ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब दो चीजों से निकाला जाता है। मिरर इमेज, किसी भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड का मिरर इमेज अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है, क्या होता है? अरे बोलिए ना, क्या होता है? नॉन सुपर इम्पोजेबल। अगर मिरर इमेज क्या हो? नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है तो वो क्या कहलाता है? ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ऑप्टिकली क्या होता है? एक्टिव। इसे समझने के लिए आप ऐसे समझे, देखिए आप देख पा रहे हैं ये हाथ है, ये पाम, ये पाम, दोनों अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? सुपर इम्पोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसका मतलब ये अगर मॉलिक्यूल सुपर इम्पोज हो रहे हैं तो ऑप्टिकली क्या होते हैं? इनएक्टिव। लेकिन अगर इसी हाथ को ऐसे की बजाय ऐसे अगर हम रख दे, क्या ये सुपर इम्पोज हो रहा है? नहीं। जब सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है इसका मतलब है ये मॉलिक्यूल क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्लियर है? तो देख रहे हैं। आइए आगे इसी में और समझाते हैं ऑप्टिकली एक्टिव के लिए क्या होना कंपलसरी है। इसमें एक बात होना कंपलसरी है, क्या? कायरल कार्बन। और कायरल तो आप समझते ही होंगे, कार्बन से अगर चारों ग्रुप डिफरेंट जुड़े हुए हैं, कायरल का मतलब क्या होता है? कार्बन से 4 बॉन्ड बनाते हैं। अगर चारों एटम डिफरेंट डिफरेंट हैं तो क्या होंगे? कायरल होगा। मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। इसका मतलब है ये कार्बन जो होगा आपका कायरल कार्बन कहलाएगा। क्लियर है? और अगर कायरल है तो जब इसका आप मिरर इमेज बनाएंगे तो डेफिनेटली वो क्या होगा? नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा। और नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब होता है ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर हुई बातें? इतनी बातें समझ में आई? आइए कुछ मॉलिक्यूल्स वो दिखाते हैं जो CHH2OY के फार्मूले को सेटिस्फाई तो करते हैं बट वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते हैं। पहला मॉलिक्यूल आपको बताते हैं फॉर्मल्डिहाइड। जग रहे हैं कि सो गए? अरे जगते रहना है। जिसने ये पढ़ाई की मंजिल जीत उसी की होती है। जिसने संघर्ष किया या जिसने मेहनत की उसी को कुछ ना कुछ मिलके ही रहता है। ये संघर्ष और ये मेहनत कहीं जाएगा नहीं। आपको
इसका बाउंस बैक या रिटर्न बैक आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। सो आइए आपको इसी में और बातें बताते हैं कार्बोहाइड्रेट से। अभी हमने बताया ये अगर ऐसे फार्मूले को ये सेटिस्फाई करते हैं, मतलब इसका अभी हमने क्या बताया, जनरल फार्मूला कहा इसे, किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। लेकिन कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल हैं जो इसको फॉलो करते तो हैं बट वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते हैं। जैसे हमने लिख दिया HCOH, ये आपको पता है, बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, बोलो ना। अरे LKG UKG से पढ़ते या है, फॉर्मल भी आए, क्लियर है। LKG UKG का मतलब है क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं। यार देखिए कार्बन कितने हैं, 1। तो हमने कहा अगर कार्बन 1 है, H2O की जगह पे Y भी क्या रख दिया, 1। क्या ये इस फार्मूले को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, कर रहा है, बट ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। एक और मॉलिक्यूल देख लेते हैं, एसिटिक एसिड CH3COOH। इसका मतलब है इसमें कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन हैं। आइए करके देखते हैं। तो C2 हो गया, H2O, और इसका क्या हो जाएगा, हमने कहा 2 है। तो आपको देखने में लग रहा होगा ये इस फार्मूले को तो सेटिस्फाई कर रहा है, बट ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो कुछ बातें याद रखिएगा कि बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जो इस फार्मूले को तो सेटिस्फाई करते हैं बट वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा जब ये इस जनरल फार्मूला भी यही लिखा जा रहा है और कह रहे हैं सर इसमें ये कार्बोहाइड्रेट ही कंसीडर नहीं होते हैं, तब क्या होगा। तब आपके दिमाग में फिर आ रहा होगा सर तो कार्बोहाइड्रेट किसको कहे, किसको बोले, जब ये इस फार्मूले को भी सेटिस्फाई कर रहा है और कुछ मॉलिक्यूल्स फार्मूले को सेटिस्फाई कर रहे हैं फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। फिर दिमाग में आपके आया होगा कि अब इसके लिए क्या बताया जाए। तो इसके लिए अभी इसको हमने आपको बताया क्या बताया कि ऐसे मॉलिक्यूलर कंपाउंड जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड दे रहे हो या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन कर रहे हो या उनके पास पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो या कोई कंपाउंड ऐसा भी हो सकता है जिसका हम हाइड्रोलिसिस कराएं, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन दे या फिर एल्डिहाइड दे, तो हम उसे क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स कहेंगे। आई थिंक इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। जनरली जो आप नेचर में देखते हैं मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जैसे आप खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, तो इनमें क्या मोस्टली प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है जनरली मोस्ट अबंडेंट इन प्लांट, सबसे अधिक आपको प्लांट में देखने को मिलते हैं। क्लियर है, बोलो यस या नो। इन कार्बोहाइड्रेट में आपको स्टार्च कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज देखने को मिलेगा, फ्रक्टोज देखने को मिलेगा, फिर आपका स्टार्च इसी में आएगा, सुक्रोज आपको देखने को मिलेगा। ये सब के सब क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। आइए इन कार्बोहाइड्रेट्स को और आगे समझने की कोशिश करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स में और क्या हो सकता है। इतनी बातें आपको समझ में आई। आइए अब अगर हम बात करें इन कार्बोहाइड्रेट्स का, कार्बोहाइड्रेट्स में आपको ये समझना है क्लासिफिकेशन। क्या समझना है, क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन का क्या रिक्वायरमेंट होता है आपको पता ही है। क्लासिफिकेशन तभी कहता है कि हर एक कार्बोहाइड्रेट्स का जनरली हम इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को स्टडी कर सकें और उसके फंक्शन को समझ सकें। इसीलिए क्या करते हैं, हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि इजीली आइडेंटिफिकेशन हो सके। क्लियर है। सो आइए क्लासिफिकेशन दो तरीके से किया गया। पहला, अरे जानते हैं कि नहीं क्या होता है, पहला आपने पढ़ा होगा ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। किसके बेसिस पे देखेंगे, हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे देखेंगे।
कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे देखने जा रहे हैं हम? किसके बेसिस पे? अभी बोल भी दो, किसके बेसिस पे? हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे। सो कार्बोहाइड्रेट्स जो होंगे, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला बोला गया मोनोसैकराइड्स। इसी में थोड़ा सा और समझ लीजिए, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स है, इसको बोला जाता है सैकेराइड्स भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? सैकेराइड्स। इसका मतलब होता है, ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है सैकेरॉन, और इस सैकेरॉन का मतलब होता है मीन्स शुगर। क्लियर है इतनी बातें? आइए आपको और आगे बताते हैं कि मोनोसैकराइड्स क्या होंगे, ओलिगोसैकराइड्स क्या होंगे। ओलिगोसैकराइड्स, और तीसरा जो डिवाइड किया गया बोला गया क्या? पॉलीसैकराइड्स। ये जो मोनोसैकराइड्स है, मोनोसैकराइड्स को जब वाटर के साथ हाइड्रोलाइज कराया गया तो ये देखा गया कि इसमें से हाइड्रोलाइज होकर के कोई भी प्रोडक्ट नहीं दे रहा है। इसका मतलब है, क्या लिख सकते हैं इसके लिए? फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं। इसका मतलब है फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं, जबकि ओलिगोसैकराइड्स क्या होता है? फर्दर हाइड्रोलाइज टू गिव 2 से लेकर के 10 मोनोसैकराइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। मोनोसैकराइड्स का फॉर्मेशन करते हैं कौन? ओलिगोसैकराइड्स। ओलिगोसैकराइड क्या होते हैं? इनका जब हम हाइड्रोलाइज कराते हैं तो 2 से लेकर के 2 भी देते, 3, 4, 5, 6, इसी तरह कहां तक 10 मोनोसैकराइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? ओलिगोसैकराइड्स कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, C12H22O11, इसको तो आप खूब जानते होंगे। ये है क्या? आपका सुक्रोज है। सुक्रोज का जब आप हाइड्रोलिसिस कराते हैं, एसिडिक मीडियम में इसे बॉयल करते हैं, तो ये बन जाता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक होता है आपका ग्लूकोज और एक आपका बनता है फ्रक्टोज। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर दोनों का तो फार्मूला सेम है, फिर आप इन दोनों को अलग अलग क्यों कह रहे हैं? तो याद रखिएगा, जो ये ग्लूकोज होता है इसमें प्रेजेंट होता है एल्डिहाइड, और जो ये फ्रक्टोज होता है इसमें प्रेजेंट होता है आपका कीटोन। क्लियर हुआ? और अब बात करेंगे मोनोसैकराइड्स में। तो मोनोसैकराइड्स में आप देखेंगे एग्जांपल क्या मिलेगा आपको? ग्लूकोज मिलेगा, और क्या देखने को मिलेगा? फ्रक्टोज। ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होते हैं, इनको आप हाइड्रोलाइज कराएंगे तो ये फर्दर मोनोसैकराइड में डिसोसिएट नहीं होते हैं, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं क्या? मोनोसैकराइड्स। दूसरा हमने बताया ओलिगोसैकराइड। ओलिगोसैकराइड में क्या होता है, जब इसको हाइड्रोलाइज कराते हैं तो 2 से लेकर के 10 मोनोसैकराइड में ये डिसोसिएट होते हैं। जैसे अभी आपको एग्जांपल से समझाया, सुक्रोज है, सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, क्या बन रहा है? अरे ग्लूकोज बन रहा है, और क्या बन रहा है? फ्रक्टोज। ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप याद होगा? याद रहेगा ना? ग्लूकोज में कौन सा? एल्डिहाइड। और फ्रक्टोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप? कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आई? बोलो यस या नो। क्लियर है? ओके। सो इसी में आपको और समझना है मोनोसैकराइड्स। CH2O है, यहां रख दिया N, तो इसमें क्या देखने को मिलेगा?
n की वैल्यू कितनी हो सकती है, 2 से लेकर के कहां तक हो सकता है, 7 तक हो सकता है। और अगर 3 कार्बन है, आइए उसको भी अब फर्दर आगे बता ही देते हैं होता क्या है। तो ये दो बातें समझ में आई आपको। ओलिगो में देख लीजिए क्या बनेगा, ओलिगो में आपका बनेगा, मिटा दे इसको, ओके। ओलिगोसैकेराइड में आपको देखने को मिलेगा C6H12OH10 सॉरी O5N, जहां पे N की वैल्यू क्या होगी, N की वैल्यू कितनी होगी जरा बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। N की वैल्यू 2 से लेकर के कितनी होगी, 10। इसका मतलब है इसका हम फर्दर अगर यहाँ पे n की वैल्यू 2 रख देते हैं, फर्दर हाइब्रिडाइज कराएंगे तो कितने मॉलिक्यूल देगा, 2। अगर 3 करते हैं तो 3 4 ऐसे ही कहां तक दे सकता है, 10 मोनोसैकेराइड का फॉर्मेशन करेगा कौन, ओलिगोसैकेराइड्स। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। ये जो आपके पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स में भी आपको याद रखना C12H10O5N, मतलब इनका जब आप फर्दर हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो आपको मिलता है n की वैल्यू कितना, 100 से लेकर के 300 मोनोसैकेराइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम पॉलीसैकेराइड्स का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको क्या मिलता है, 100 से लेकर के 300 मोनोसैकेराइड्स का ये फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर हुई इतनी बातें। आइए आपको इसमें और आगे ले चलते हैं। इसी कार्बोहाइड्रेट में आपने क्या देखा, मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स अगर हम बात करें मोनोसैकेराइड्स का, तो इसका जब आप क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये हाइड्रोलाइज्ड नहीं होता है, मतलब अपने जैसा मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं करता है। लेकिन यहीं पे हम क्या ले लें, ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स का जब हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको मिलता है 2 से लेकर के 10 क्या बन जाते हैं, मोनोसैकेराइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है। फिर यही आता है कौन, पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स का जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये आपको 100 से लेकर के 300 जनरली मोनोसैकेराइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं, जो ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं ये फर्दर हाइड्रोलाइज होकर के 2 से 10 मॉलिक्यूल क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, मोनोसैकेराइड का फॉर्मेशन करते हैं। समझ में आया, समझ में आया नहीं आया, क्लियर है इतनी बातें, अरे बोल भी दो। यह है। आइए आपको मोनोसैकेराइड्स में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं कि जब 3 कार्बन होगा तो क्या होगा, 4 होगा तो उसे क्या बोलेंगे। मोनोसैकेराइड्स के लिए हमने क्या बताया, CH2ON। यहां पे हमने कहा n की वैल्यू 2 से लेकर के कितना हो सकता है, 7 हो सकती है। क्लियर है।
तो अगर हम यहाँ पे रखते हैं CH2O, यहाँ 2 रखते हैं तो क्या मिल जाएगा आपको, देखिए क्या मिल जाएगा, C2H4O। क्लियर है? अरे बोलते क्यों नहीं, O2। अगर यहीं पे रखते CH2O, n की वैल्यू 3 कर दे तो आपको क्या मिल जाएगा, C3H6O3 मिल जाएगा। फिर यहीं पे अगर हम रख दे CH2O की जगह, n की जगह पे क्या रख दे 4, तो आपको मिल जाएगा C4H8O4 मिल जाएगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे क्या रख दें, 5 रख दें, 6 रख दें, तो आपको क्या मिल जाएगा, C5H10O5। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, C6H12O6। अब इसको भी फर्दर नाम दिया गया है। अगर 3 है तो आप इसे क्या बोल देते हैं, एल्डो ट्राइओज, एल्डो टेट्रोज। ये 5 कार्बन हो गया, एल्डिहाइड कंटेन करेगा तो आप इसे क्या बोलेंगे, एल्डो पेंटोज, एल्डो टेट्रोज, एल्डो ट्राइओज, एल्डो डाइओज। क्लियर है? लेकिन अगर यहीं पे क्या हो, यहीं पे क्या हो, अरे बोलते क्यों नहीं, अगर यहीं पे आपका क्या देखने को मिल जाए, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, तो इसे क्या बोल देंगे, कीटो डाइओज, कीटो ट्राइओज। सिमिलरली इसको आप ऐसे क्या करते जाएंगे, अगर एल्डिहाइडिक हुआ तो एल्डो कहलाएगा, अगर कीटोनिक हुआ तो कीटो होगा। आई थिंक इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। क्लियर है? बोलो यस या नो। क्लियर है? ओके। सो आप घबराइए नहीं, ये छोटी छोटी बातें हैं, इन छोटी छोटी बातों को सीखिए, फिर आपको लगेगा इसके बाद जब स्ट्रक्चर पे चलेंगे तो आपको देखिएगा कितना शानदार मजा आने वाला है। आपको इस तरह से बताएंगे, कभी आप जीवन में चाह करके भी भूल नहीं पाएंगे, चाह करके भी भूल नहीं पाएंगे। तो आपको बस स्लोली स्लोली क्या करते रहना है, सीखते रहना है, हो क्या रहा है इसमें। क्लियर है? अरे बोल भी तो, घबराना नहीं है। इसी पे एक कहानी आपको कहिए तो सुना दें, सुना दें। देखो एक बार क्या होता है, नदी और कुएं के बीच में कन्वर्सेशन चलता है। द रिवर एंड वेल आर कन्वर्सेशन टू ईच अदर, एक दूसरे से वो बात करते हैं। नदी क्या कहती है कुएं से, ए कुएं तेरी क्या औकात, तू तो इतनी छोटी सी है और मुझे देख, मैं इतना बहुत सारे लोगों को बहा ले जाती हूँ, कुछ चीजों को तोड़ने की टेंडेंसी रखती हूँ। तुम पिद्दू सा, जितना पानी तुम्हारे पास है उतना पानी तो मेरे किसी कोने में पड़ा होगा। फिर कुआं क्या शानदार जवाब देता है, सुनिएगा। कुआं क्या कहता है, हे नदी, हाँ तुम बेशक मुझसे बहुत बड़ी है और बेशक तुम्हारे पास हमसे कहीं ज्यादा ताकत भी है, लेकिन तुम ऊपर से नीचे आती हो, खाली होती जाती हो। मैं नीचे से ऊपर आता हूं, मीठा होता जाता हूं। तो क्या आपको ये बात समझ में आई? तो सिमिलरली आपको क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करती है नदी, फिर गुस्से में कहती है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं खाली होती जाती हूं तो क्या हुआ, तब वो गुरु के घमंड में, कोई बात नहीं, मैं खाली होती जाती तो क्या हुआ। फिर क्या कहती है, फिर भी मैं देखती हूँ इतनी दूर तक यात्रा करती हूँ, ट्रैवल करती हूँ। फिर कुआं क्या शानदार जवाब देता है, सुनिएगा। कहती है कि हाँ नदी, बेशक तुम एक जगह से दूसरी जगह बहुत दूर तक जाती हो, तो तुम प्यासे के पास जाती हो और प्यासा मेरे पास आता है। इसका मतलब आप समझ पाए, कुछ समझे कि नहीं? क्या समझना था? ये समझना था कि आप छोटे हैं, छोटे छोटे कदमों से चलने की कोशिश करिए, छोटी छोटी चीजों को सीखिए और अपने अंदर वैल्यू ऐड करिए, स्लोली स्लोली ऐड करिए। एक साथ ऐड करने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत होती है। लिटिल लिटिल, थोड़ा थोड़ा समझिए और अपने अंदर उसको क्या करिए, समराइज करिए, समझिए। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। फिर
फिर आते हैं इसी में आपको दूसरा जो बेसिक समझाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का जो क्लासिफिकेशन चल रहा है, क्लासिफिकेशन दूसरा जो देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया। समझ में आ रही बात? अरे बोल भी दो, क्लियर है? तो देखो क्या होगा इसमें, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, जैसे आपका कोई क्या हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, कोई आपका कार्बोहाइड्रेट्स हो, तो यहां पे ले लेंगे आप क्या, टॉलेंस रिएजेंट, या फिर आप क्या ले लीजिए, फेरलिंग सॉल्यूशन। टॉलेंस रिएजेंट ले लीजिए या फिर क्या ले लीजिए, फेरलिंग सॉल्यूशन ले लीजिए। अगर जो भी कंपाउंड्स हुई, कार्बोहाइड्रेट्स कह लो या फिर क्या कह लो, कंपाउंड्स है, कोई भी कंपाउंड्स है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, हमने इसका रिएक्शन कराया किसके साथ, टॉलेंस रिएजेंट या फिर फेरलिंग सॉल्यूशन। फेरलिंग भी दो तरीके से होता है, आइए बताते हैं। फेरलिंग आपका होता है एक ए और दूसरा होता है फेरलिंग बी। जो फेरलिंग ए होता है, याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड होता है, और जो फेरलिंग सॉल्यूशन बी होता है, ये आपका होता है सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट। इसी को कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं रॉचेल सॉल्ट। क्या बोलते हैं, याद हो जाएगा, सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट को क्या बोलते हैं, रॉचेल सॉल्ट। तो इन दोनों के मिक्सचर से क्या बनता है, फेरलिंग सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। क्लियर है? तो अगर हमारा कोई कंपाउंड या कोई कार्बोहाइड्रेट टॉलेंस रिएजेंट या फेरलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देता है, क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, या टॉलेंस और फेरलिंग टेस्ट देता है, तो ऐसे शुगर को हम लोग बोलते हैं क्या, रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। तो रिड्यूसिंग के नेचर पे आपको बातें समझ में आई। जो कार्बोहाइड्रेट हो, कोई या कंपाउंड हो, टॉलेंस रिएजेंट फेरलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करते, ऐसे शुगर को क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। क्लियर है? तो बोलो, समझ में आएगा? तो जितने भी ऑल मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स, जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं या डाइसैकेराइड्स हैं, ये सब के सब क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। इतनी बातें समझ में आई? तो आप रिड्यूसिंग नेचर के बेसिस पे क्लासिफाई करना चाहेंगे तो कितने तरीके के शुगर, दो तरीके के। पहला हमने बताया क्या, रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर में किसको किसको, ऑल मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड जो होते हैं, कैसे होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। क्लियर है? कैसे सैकेराइड्स, रिड्यूसिंग सैकेराइड्स, रिड्यूसिंग शुगर। क्लियर है? अगर हमारा कोई कंपाउंड हो, टॉलेंस और फेरलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट नहीं दे या इसको रिड्यूस नहीं कर पाए, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट या कंपाउंड को हम लोग या शुगर को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्या बोलेंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। आई थिंक अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। नहीं समझ में आया, अगर आपको कोई भी डाउट आए, आप कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट करेंगे तो मैं आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब आपको उसके थ्रू रिप्लाई कर सकता हूं। क्लियर है? तो इतनी बातें समझ में आ गई। आइए दूसरा है, अगर आपका कार्बोहाइड्रेट्स हो या कोई कंपाउंड हो, टॉलेंस और फेरलिंग टेस्ट क्या करे, रिड्यूस नहीं कर पाए, डज नॉट रिड्यूस
किसको, टॉलरेंस को या फिर फेरिक को, ऐसे शुगर को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। याद रखिएगा ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये जो सुक्रोज होता है ना, ये जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज आपका कैसा शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाता है। सुक्रोज कैसा शुगर, नॉन, अरे बोलो, जितने लोग नहीं बोलेंगे ना खुद से बोलिए कि इसे क्या कहते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आप इसको कैसे समझा रहे हैं कि ये रिड्यूस कर रहा है और एक रिड्यूस नहीं कर पा रहा है। रिड्यूस कर दे रहा है तो आप बोल रहे हैं ये रिड्यूसिंग शुगर है, नहीं रिड्यूस कर पा रहा है तो आप बोल दे रहे हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इसका क्या मतलब है, आइए उसको समझाते हैं। रिड्यूस और नहीं रिड्यूस करने का मतलब है ये जो टॉलेंस और फेरिक सॉल्यूशन है, ये अगर इनको क्या मिल जाए, फ्री एल्डिहाइड मिल जाए या फिर क्या मिल जाए, कीटोन मिल जाए, इनको ये किस में रिड्यूस करते हैं, ये कार्बोक्सिलेट आयन में रिड्यूस कर देते हैं। किसमें कर देते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन में रिड्यूस कर देते हैं। अगर फ्री एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं तो डेफिनेटली वो कैसा शुगर बन जाएगा, कैसा शुगर, रिड्यूसिंग। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि फ्री एल्डिहाइड और कीटोन है तो क्या वो टॉलरेंस और फेरिक टेस्ट देंगे, हाँ डेफिनेटली वो टॉलरेंस और फेरिक टेस्ट देंगे। क्लियर है, तो उस ऐसे शुगर को क्या बोलेंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। लेकिन अगर यही इसको रिड्यूस नहीं कर पाए तो क्या कहलाएगा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। कौन है, सुक्रोज। अब आपके दिमाग में आएगा सर अभी तो आपने कहा कि सुक्रोज का जब आपने क्या किया था, हाइड्रोलिसिस कराया तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिला। तो अभी आप देखेंगे इसके आगे जब हम चलेंगे तो सुक्रोज में जो आपका फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड और कीटोन, ये होता है एक दूसरे से बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है, जिसे अभी आप देखेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहेंगे। बोल क्यों रहा है, क्लियर है, यस, ओके। आइए आगे आते हैं, इसमें और चीजें समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या समझेंगे कि कार्बोहाइड्रेट से पहला जो आप समझने जाएंगे तो पहला मोनोसैकेराइड आप देखेंगे क्या, ग्लूकोज। क्या देखेंगे, ग्लूकोज। आप समझ गए कि ग्लूकोज कहां से मिलता है। मुझे ग्लूकोज के बारे में आपको पता है, अरे सब जानते हैं, बता नहीं रहे, ये सोच रहे हैं कि बता देंगे जितने सभी जान जाएंगे। अरे थोड़ा सा हमको भी बता दो, हम भी तो जानना है। होता क्या, बच्चे जान भी रहे हैं कि नहीं। चलिए आइए, जान रहे हैं, हम सब जान रहे हैं, आप जान रहे हैं। आपको बता दें ग्लूकोज, ये जो ग्लूकोज होते हैं आपको बहुत भी पता है। ग्लूकोज कहां से मिलते हैं, आप जानते होंगे, ग्रेप्स में मिलते हैं, हनी में मिलता है, इन सब में इसका क्या मिलता है, ग्लूकोज आपको मिलता है। केन शुगर है, इन सब जगहों से आपको क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। क्लियर है, बोलिए यस या नो। आइए अब ग्लूकोज के बारे में कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि इसके पास फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है या कीटोन है तो क्यों है, क्या इसका प्रॉपर्टी हो सकता है। आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं और इसका हम देखेंगे एविडेंस के बेसिस पे कि इसमें इसको कैसे क्लासिफाई किया गया। क्लासिफाई का मतलब क्या समझेंगे कि सच में इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है या नहीं है, तो कैसे है, इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होगा, इन सब बातों को हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे इसमें। आइए समझते हैं। सो ग्लूकोज का सबसे पहला आप जानते होंगे कि इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज, इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको पता है C6H12O6 होता है। हम क्या दिखाने जा रहे हैं, ग्लूकोज के बारे में कुछ एविडेंसेस देखना चाहते हैं कि सच में ग्लूकोज ऐसा है या नहीं है। तो इसका तो मुझे पहली बात पता है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C6H12
O6 होता है। क्लियर है इतनी बातें? बोलो यस या नो? ओके ओके। तो दूसरी बात आप क्या देखेंगे, अगर हमने कहा ये C6H12O6 है, मतलब CHOCHOH का 4 टाइम्स CH2OH, इसका हमने क्या कर दिया, HI के साथ, क्या कर दिया, HI के साथ हीट कर दिया, जिसे आप बोलते हैं क्या, प्रोलॉन्ग हीटिंग। अब आप समझ रहे हो प्रोलॉन्ग क्या, प्रोलॉन्ग का मतलब है इसे थोड़ी देर लंबे समय के लिए क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो क्या मिला आपको, आपको मिलता है कि 6 नंबर की कार्बन चेन मिलती है आपको, 1 2 3 4 5, ये हो गया 6। इसी को कलेक्टिवली बोलते हैं हम लोग क्या, एन हेक्सेन। अगर हमने क्या किया, इस मॉलिक्यूलर फार्मूले जो मिला आपको ग्लूकोज का, इसको HI के साथ प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग किया, तो आपको क्या मिल रहा है, 6 कार्बन की सिंपल नॉर्मल चेन मिल रही है। तो मुझे ये कुछ बातें बता गया, क्या बता गया, ये क्या बात बता गया कि ऑल कार्बन्स ऑफ C6H12O6 are joined in straight chain। ये 6 की 6 कार्बन कैसे जुड़े हुए हैं, एक चेन में जुड़े हुए हैं। क्लियर है? तो पहला ये बात आपको समझ में आया कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट विल हैपन ग्लूकोज मॉलिक्यूल हीटिंग विद HI, देन व्हाट इज द प्रोडक्ट। तो आप क्या बोलेंगे, एन हेक्सेन। ये आईआईटी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा इस बात का। क्लियर हुआ? बोल नहीं रहा है? क्लियर है? आइए, ये पहली बात समझ में आ गई, ये दूसरा हो गया। आइए तीसरी बात समझने की कोशिश करते हैं। इसी मॉलिक्यूल का रिएक्शन जब आपका किसके साथ कराया गया, CHOCH का 4 टाइम्स CH2OH, जब इसका रिएक्शन ऑक्सीडेशन कराया आपने किसके प्रेजेंस में, ब्रोमीन वाटर के, तो आपको क्या देखने को मिला कि आप ब्रोमीन वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, और ये एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर दिया किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये बन गया COOH, CHOH का 4 टाइम्स CH2OH। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। इस एसिड को क्या बोलते हैं, ग्लूकोनिक एसिड बोलते हैं। आई थिंक इतनी बातें आपको समझ में, अरे बोलते क्यों नहीं, क्लियर है? इतनी बात समझ नहीं? अगर आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। तो 3 एविडेंसेस हमने देखा। पहला, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12 होता है, C6H12O6। दूसरा हमने देखा कि HI के साथ इसका प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग करते हैं तो आपको मिलता है एन हेक्सेन मिल जाता है। इससे मुझे आइडिया निकल के आता है कि जितने कार्बन हैं वो सारे के सारे एक सिंपल नॉर्मल चेन में ज्वाइंट हैं। तीसरा हमने कहा ऑक्सीडेशन कराया ब्रोमीन वाटर से, तो इस ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराने के लिए किसमें कन्वर्ट कर दिया, ग्लूकोनिक एसिड में। इसमें एक रफ आइडिया निकल के आया क्या कि इसमें कौन क्या प्रेजेंट है, एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है। क्यों, कैसे आइडिया लगा, क्योंकि ब्रोमीन वाटर जो है ऑक्सीडेशन करा करके एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये 3 बातें आपको समझ में आई। आइए इसके आगे बताते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आइए उन सभी एविडेंसेस को एक साथ समराइज कर दिया हमने। यहां आपको लिखा हुआ है क्या, ग्लूकोज। इस ग्लूकोज में आपने क्या देखा, सबसे पहले HI के साथ रिएक्शन कराया
तो आपको क्या मिलता है, एन हेक्सेन मिलता है। क्या मिलता है, एन हेक्सेन। इस बात से क्या कंफर्म हो रहा है कि जितने भी इसमें 6 कार्बन की चेन है ये सभी के सभी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में है, मतलब एक दूसरे से स्ट्रेट लाइन के थ्रू ज्वाइंट है। दूसरा फिर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि इसका रिएक्शन कराया हमने किससे, हाइड्रोक्सिल एमीन से। किससे कराया, हाइड्रोक्सिल एमीन से। तो आपको क्या मिल गया, ऑक्साइड मिला। क्या मिला, ऑक्साइड मिला। इससे ये बात कंफर्म हो रही है क्या, कि कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। इस चीज से मुझे ये पता चल रहा है कि इस पूरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल के पास कोई ना कोई कार्बोनाइल ग्रुप है। कार्बोनाइल का मतलब आप समझते ही होंगे, C डबल बॉन्ड O, या तो ये एल्डिहाइड भी हो सकता है या ये कीटोन। इस पूरे ग्रुप को हम लोग बोलते हैं क्या, कार्बोनाइल। तो दूसरा क्या समझ में आया, पहला आपने क्या देखा कि जब आपने HI से रिएक्शन कराया तो ये देखा एन हेक्सेन मिला। एन हेक्सेन क्या बता रहा है कि सारे के सारे जो 6 कार्बन हैं वो स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं। दूसरा भी हमने रिएक्शन किसके साथ कराया, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन कराया। क्या मिला, ऑक्साइड मिला। क्या मिला मुझे, ऑक्साइड मिला। इस बात से ये कंफर्म हो रहा है कि इसमें कोई ना कोई क्या प्रेजेंट है, कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है, बोलो यस या नो, बोल भी दो। क्या प्रेजेंट है, कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। फिर इसी ग्लूकोज का रिएक्शन आपने किसके साथ कराया, तीसरा कंडीशन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराया। तो ये बात भी मुझे बता रहा है क्या, कि इसमें कोई ना कोई क्या प्रेजेंट है, कार्बोनाइल ग्रुप। जब इसमें रिएक्शन के H पे क्या आएगा प्लस, Cl पे क्या आएगा माइनस, और इसमें क्या बना दिया, साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन किया। तो इसे क्या बोला, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन कहा। तो 3 बातें इधर की समझ में आई आपको। आइए नेक्स्ट देखते हैं। चौथा कंडीशन हमने क्या किया कि ऑक्सीडेशन कराया, किसका, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराने पे क्या मुझे मिला कि इसमें बन जाता है ये COOH, मतलब ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। क्या बन गया, क्या बना, ग्लूकोनिक एसिड। इस ग्लूकोनिक एसिड से क्या मुझे पता चल रहा है कि ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप। कोई एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है इसमें। क्लियर है। तीसरा है, नेक्स्ट है फिफ्थ वन, क्या कि जब इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का रिएक्शन कराया एसीटेट से, एसिटिक एनहाइड्राइड से, जब इस एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराया तो मिलता है ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। तो इससे क्या कंफर्म हो रहा है कि इसमें इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कितने OH ग्रुप प्रेजेंट हैं, 5 OH ग्रुप प्रेजेंट हैं। क्लियर हुआ। फिर आता है इसी ग्लूकोज मॉलिक्यूल का हमने रिएक्शन करा दिया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 के साथ, या ऑक्सीडेशन करा दिया तो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, साइक्लिक एसिड में। यह बात मुझे ये बताती है कि इसमें कोई 1 डिग्री अल्कोहल भी प्रेजेंट है। क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है इसमें। क्लियर है। आई थिंक इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। आइए इसका देखते हैं अरेंजमेंट, स्पेशियल अरेंजमेंट OH ग्रुप किस साइड होगा। तो इसका एग्जैक्ट स्पेशियल अरेंजमेंट डिस्क्राइब करता है कौन, फिशर। कौन डिस्क्राइब करता है, फिशर। आइए उसको देखते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ओके ओके। तो यहां पे नेक्स्ट हम बात करेंगे द एग्जैक्ट स्पेशियल
द एग्जैक्ट स्पेशियल arrangement of OH group is explained by फिशर। तो जो इसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है, जो 5 OH ग्रुप अभी आपने देखा, वो 5 OH ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन स्पेशियल अरेंजमेंट कैसा होगा, इस बात को एक्सप्लेन किया किसने, फिशर प्रोजेक्शन के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया गया। आइए इसका वन बाय वन स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, एक ऐसे फिशर प्रोजेक्शन को बनाने की कोशिश करिए। सबसे ऊपर क्या है आपका CHO, क्या प्रेजेंट है CHO, और नीचे क्या रख दीजिए CH2OH। 1 2 3 4, इतना तो आप कर लेंगे ना। पहले इस एल्डिहाइड के जस्ट बगल वाले कार्बन पे OH आपका कहां है, राइट साइड। ये क्या हो गया H, क्लियर है, बोल भी दो। ये आपका जो रिप्रेजेंटेशन है ये फिशर प्रोजेक्शन कहलाता है। थर्ड वाले कार्बन पे आ जाइए H OH, और लास्ट दोनों में कुछ नहीं करना, H OH याद रखना है, क्लियर है। ये आपका क्या है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। फिर इसी में आपने देखा था COOH, इसी में आपने देखा था ग्लूकोनिक एसिड को भी। तो यहां पे क्या आ जाएगा OH H OH H OH OH H, ये आपका क्या हो गया, ग्लूकोनिक एसिड हो गया। तो अगर इसको मान लेते हैं फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये हो गया सेकेंड, और एक और आपने देखा था क्या COOH, इसको आपने क्या बोला था OH OH H H। आई थिंक ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये आपका क्या था, साइक्लिक एसिड, ये क्या था साइक्लिक एसिड। इसी स्ट्रक्चर को हमने क्या मान लिया, थर्ड। तो आपने 3 स्ट्रक्चर्स को देखा, ये OH कहां होंगे। आइए इसको एक बार फिर से समझा देता हूं। 1 कार्बन अगर ले लिया, 2 3 4 5 6, क्लियर है। तो ये 6 कार्बन की चेन है। ये जो प्रोजेक्शन है आपका फिशर प्रोजेक्शन कहलाता है। सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ। तो आपको यहां से याद रखना है, सेकेंड कार्बन को OH कहां होता है ग्लूकोज में, राइट साइड में। थर्ड कार्बन को OH कहां होता है, लेफ्ट साइड में। बाकी OH दोनों कहां है, राइट साइड में। तो ये स्ट्रक्चर आपका किसका है, ग्लूकोज का। एल्डिहाइड की जगह पे COOH कर दीजिए, तो आपका बन जाएगा क्या, ग्लूकोनिक एसिड। सेम वही स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। एल्डिहाइड की जगह पे COH और 1 डिग्री अल्कोहल की जगह पे COH। तो ये किसको बता रहा है, साइक्लिक एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई थिंक इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। ओके, तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ रही है कि नहीं बातें आपको, समझ में आ रहा है ना, समझना है, क्लियर है। ओके, तो ये जो नेक्स्ट है, तो इसमें हम आगे क्या सीखेंगे कि कुछ इसमें ऐसा है जो ओपन चेन ऑफ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। जैसे अगर हम बात करें ओपन चेन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कुड नॉट एक्सप्लेन द फॉलोइंग फैक्ट्स। क्या है उसमें फैक्ट, डिस्पाइट हैविंग द एल्डिहाइड ग्रुप। आपको पता है कि ग्लूकोज के पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है। बट एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होने के बाद भी ये 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता। इसका मतलब है 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल टेस्ट नहीं देता। अगर ये ऐसा होता तो इसका मतलब डेफिनेटली ये क्या देता, देना चाहिए था। और क्या है,
इसमें सिर्फ टेस्ट भी नहीं देता। अगर हम इसका रिएक्शन कराएं सिर्फ रिएजेंट के साथ तो वो टेस्ट भी ये नहीं देता। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी थी जो ओपन चेन के बेसिस से ब्लेंड नहीं हो रहा था। तो और क्या है, इसमें जब हम सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन कराते हैं ग्लूकोज का, तो ये ग्लूकोज फिर क्या करता है, उसके साथ कोई भी एडिशन प्रोडक्ट नहीं देता। जबकि अगर आपका क्या है, अगर आपका एल्डिहाइडिक फंक्शन ग्रुप है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करेगा तो डेफिनेटली वो एक एडिशन प्रोडक्ट देता। बट ये तो ऐसा नहीं हो रहा। इट मींस बहुत ज्यादा आइडिया ओपन चेन स्ट्रक्चर से नहीं लगता। किसका? ग्लूकोज का। इतनी बातें क्लियर हुई? क्लियर है? सो नेक्स्ट है दूसरी क्या बात ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता या बहुत सारे फैक्टर को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता, जैसे द पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज। अगर हमने अभी दिखाया था आपको एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराया था तो पेंटा एसीटेट का फॉर्मेशन हुआ। उस पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज का जब रिएक्शन कराया गया किसके साथ, इसका क्या नाम है आपको पता है? हाइड्रोक्सिल एमीन। जब ये हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन कराया गया तो ये इसके साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है। इसका मतलब है इस जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का एल्डिहाइडिक फंक्शन ग्रुप है वो फ्री फॉर्म में नहीं है। इट मींस वो किसी ना किसी के साथ क्या है, बॉन्डेड है। इसलिए वो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन नहीं देता। तो ये दो बातें आपको समझ में आई कि ओपन चेन स्ट्रक्चर जो ग्लूकोज का होता है वो कुछ बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। जैसे 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ ले कि ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज व्हिच टेस्ट डज नॉट गिव, अगर उसमें ऑप्शन हो 2,4-DNP, स्विफ्ट टेस्ट या बोल सकते हैं एडिशन प्रोडक्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, तो आपको याद रहना चाहिए। अगर आप जब टीम में क्वेश्चन बन जाए तो क्या कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे, क्योंकि पढ़ा किससे है? जितेंद्र सर से पढ़ा है, कोई डाउट नहीं है। आपके ये बोर्ड एग्जाम में उसीलिए ये वीडियो ही है आपके लिए। क्लियर है? आइए, जो ये ग्लूकोज होता है दो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आप यू नो अबाउट द क्रिस्टलाइन फॉर्म। क्रिस्टलाइन वो होते हैं जिनका अरेंजमेंट प्रॉपर हो। जैसे आपको पता है सॉलिड क्या होता है, 3 डायमेंशनल, एक्स वाई और जेड एक्सिस, तीनों डायरेक्शन में इनके क्या होते हैं, पार्टिकल अरेंज होते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में उनके पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है रेगुलर होता है। ऐसे क्रिस्टल को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म। क्लियर है? तो ये जो ग्लूकोज होता है क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, यू नो वेरी वेल। दो तरीके से एग्जिस्ट करता है, एक अल्फा फॉर्म होता है और एक आपका होता है बीटा फॉर्म। अल्फा फॉर्म कैसे बनता है या कैसे मिलता है अल्फा फॉर्म? ऑब्टेन्ड बाय द क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। इट मींस दैट ग्लूकोज का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो उसको 303 केल्विन पे जो क्या करते हैं, क्रिस्टलाइज कराते हैं, तो आपको क्या मिलता है? अल्फा फॉर्म। जब यही टेम्परेचर आपका क्या हो जाए, क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन में आपको कौन सा फॉर्म मिलता है? बीटा। और बीटा फॉर्म कहां से ऑब्टेन होता है? ऑब्टेन बाय द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन एट टेंपरेचर 371 केल्विन। जो बीटा फॉर्म होता है याद रखिएगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट 449 केल्विन होता है और अल्फा का मेल्टिंग पॉइंट 419 केल्विन होता है। आई थिंक ये बातें ग्लूकोज से रिलेटेड समझ में आ गई। अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से बन जाए तो क्या बना लेंगे? बना लेंगे, क्योंकि ये कहां से पढ़ के आ रहे हैं बच्चे? जितेंद्र सर से पढ़ के आ रहा है। एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इस बात की गारंटी है। क्लियर है? ओके, सो आइए अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट आगे जो चलते हैं क्या बताएंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। उससे पहले थोड़ी सी बात आपको ये समझानी है कि ये जो ग्लूकोज है या फ्रक्टोज है, इसमें एक सीरीज चलती है जिसे बोलते हैं डी ग्लूकोज। क्लियर है? आइए उसको थोड़ा सा समझते हैं, कैसे आप डी बोलेंगे, कैसे आप एल बोलेंगे। कॉन्फ़िगरेशन है, एक लिबो रोटेटरी होता है तो एल यूज करते हैं, और अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है तो
डी यूज किया जाए। आइए उसको बताते हैं। आइए उसमें समझते हैं क्या कि कैसे डी नोटिफिकेशन या डी नोटेशन इसके लिए यूज किया जाता है। आप ये देख पा रहे होंगे CHO OH H CH2 OH, ये आपका है क्या, ग्लाइसरल्डिहाइड। क्या है, ग्लाइसरल्डिहाइड है। यही से इसका नोटेशन निकाला गया। अगर OH ग्रुप कहां हो, राइट साइड में हो, तो इसे बोलते हैं हम लोग क्या, D प्लस। प्लस का मतलब है ये क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा होगा। क्लियर है, तो इसे नाम दिया गया D प्लस। क्लियर है। और अगर यही OH आपका किस डायरेक्शन में हो, इस डायरेक्शन में हो, तो इसके लिए क्या यूज किया गया, इसके लिए क्या यूज किया गया, D माइनस यूज किया गया। क्लियर है। आई थिंक इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर OH ग्रुप आपका किस साइड में है, राइट साइड में, तो प्लस यूज करते हैं। और अगर ये कहां है, लेफ्ट साइड में, तो क्या यूज करते हैं, माइनस यूज करते हैं। क्लियर हुआ। कैसे आप समझेंगे इसको समझिए। आपने अभी देखा था ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या, कि लास्ट पे क्या था, CH2OH, इस पे था CHO, ये HOH, OH, HOH, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपने देखा था। इस कार्बन में जरा सोच के देखिए, OH कहां है, OH किस डायरेक्शन में है, राइट डायरेक्शन में है, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, D प्लस ग्लूकोज कहा गया। समझ में आया। क्लियर है। आइए अगर हम इसी को कीटोन के लिए करते तो वहां होता है D माइनस। माइनस यूज करते हैं क्योंकि जो कीटोन होता है, कीटोन आपका कैसा होता है, लीवो रोटेटरी। इसका मतलब है वो एंटी क्लॉकवाइज प्लेन पोलराइज लाइन को क्या करता है, रोटेट करता है। क्लियर है। सो आई थिंक इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। आइए इसका हम देखते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब ये जो स्ट्रक्चर बताने जा रहे हैं शायद आप भूल करके भी भूल नहीं पाएंगे। आइए बताते हैं आपको। क्या देखिए, तो ये आपका क्या है, C डबल बॉन्ड O H OH OH। आपने देखा ये क्या है, ग्लूकोज है। कैसा ग्लूकोज अगर कहना चाहे तो D प्लस ग्लूकोज है। क्लियर। क्यों, क्योंकि इस कार्बन को OH कहां है, राइट डायरेक्शन में है, इसलिए क्या यूज करते हैं, प्लस। तो क्या इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल में हम क्या करेंगे, ये आपका अगर नंबरिंग कर दें, ये हो गया 1 2 3 4 5 6। आप बखूबी जानते होंगे, एक 3 मेंबर का रिंग है, एक 4 मेंबर का रिंग है और एक 5 मेंबर का रिंग है। अगर हम बात करें कौन सा रिंग ज्यादा स्टेबल है, तो आप क्या जवाब देंगे, आपको पता ही होगा कि जितना छोटा रिंग होता है, इनके बीच में ज्यादा क्या होता है, एंगल स्ट्रेन होता है। और एंगल स्ट्रेन होने की वजह से क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं।
क्लियर है? तो हम क्या चाहेंगे कि जब भी रिंग का फॉर्मेशन हो ग्लूकोज मॉलिक्यूल में तो क्या मिले मुझे, मैक्सिमम साइक्लिक कंपाउंड अगर मिलता है तो हम क्या बोलेंगे, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेरिजन टू लोअर रिंग। क्लियर है? अगर आपका ये 3 मेंबर रिंग है, 4 मेंबर है, 5 मेंबर है, बात करें कौन ज्यादा स्टेबल है तो आप बोलेंगे इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, 5 मेंबर, उसके बाद 4, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा 3 मेंबर। अगर हम बात करें 6 मेंबर की तो अप टू 3, 4, 5, 6 तक इनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। लेकिन अगर यही 7 मेंबर का कार्बन हो जाए तो वहां पे स्टेबिलिटी इनकी क्या होने लगती है, डिक्रीज करने लगती है। क्लियर है? तो आइए यहां से देखते हैं, अगर हम इस पूरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल में जितने OH आपको दिखाई दे रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अगर मैं यहां से बनाता इस OH का अटैक यहां दिखाता तो कितने मेंबर मिलता, 1, 2, 3। यहां से करता तो 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन अगर हम 5th नंबर कार्बन के OH से इस पे अटैक कराते हैं, अटैक क्या रिंग बनता है, ये लोन पेयर, क्या मैं इस CO को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसका मतलब है कितनी पॉसिबिलिटी है, 2 पॉसिबिलिटी आ गई। यहां से ये OH यहां पे क्या कर दे और यहां का ये माइनस इधर आ जाए, तो आपको पता है यहां O पे क्या आ जाएगा प्लस, यहां O पे क्या है माइनस, ये इस OH का H ये ले लेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। सिमिलरली इस तरह का लिखा होता तो अटैक इस तरह से होता तो ये इधर चला जाता। इसका मतलब है 2 प्रोडक्ट बनेंगे। आइए आपको बताते हैं क्या बन सकता है, तो देखिएगा C यहां क्या बन गया, O पे आता माइनस, इसको आपने इसका H दे दिया तो क्या बन गया, OH बन गया। बोलिए हाँ या ना? यहां से आ रहा है कौन जुड़ने, O आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, H ये बन गया CH2OH। क्लियर है इतनी बातें? यहां पे क्या आ गया OH, ये हो गया, इसका तो यूज नहीं हुआ, ये हो गया OH H H OH और यहां आ गया OH। ये आपको मिल गया। यहां से अगर नंबरिंग करें 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 कार्बन। क्लियर हुआ? दूसरी क्या पॉसिबिलिटी थी, इस कार्बोनाइल को इस डायरेक्शन में लिखने की बजाय हम इस तरह से भी तो लिख सकते थे। तो दूसरा जो बनने के चांस है वो आपको क्या दिख रहे हैं, देखिए आप, इस बार ये क्या हो जाएगा, C ऑक्सीजन तो जैसे आ रहा था जुड़ने वैसे ही जुड़ेगा, क्या बनता दिख रहा है, इस बार OH इस डायरेक्शन में, H इस डायरेक्शन में हो जाएगा। क्लियर है? सो आपको क्या देखने को मिला, यहां पे पहले से OH है, OH ये वाला ऐसे ही मेंटेन है। आई थिंक इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। ये हो गया CH2OH। क्लियर है इतनी बातें? बोलिए यस या नो। क्लियर है? ये कैसे अटैक किया, एक बार पॉसिबिलिटी थी इस तरह रिप्रेजेंट करने की, एक बार इस तरह से। तो अगर हम इसको नंबरिंग करना चाहें तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन की चेन है, वो ऑक्सीजन उनके बीच में जाकर लिंक हो रहा है। बोलिए यस या नो। क्लियर है? आइए, सो आप देख रहे हैं ये OH किस डायरेक्शन में है, लेफ्ट, और ये OH किस डायरेक्शन में है, राइट। जब ये राइट डायरेक्शन में फर्स्ट कार्बन पे है और इस फर्स्ट कार्बन पे कहां है, लेफ्ट में, तो इस राइट वाले को बोला था अल्फा D प्लस ग्लूकोज, और इसको क्या बोल दिया जाएगा, लेफ्ट साइड में है तो इसलिए इसको यूज करेंगे बीटा D प्लस ग्लूकोज। आई थिंक ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। ये जो स्ट्रक्चर है जनरली ये मैच किसके साथ करता है, देखिएगा, अगर हम ये कहें ऑक्सीजन है और ये आपको दिख रहा होगा क्या, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पाइरेन। क्या बोलते हैं, पाइरेन कहते हैं।
क्या आपको दिख रहा है? अगर ऑक्सीजन को 1 कंसीडर करें, 1 ने मान इसको स्टार बना रहे हैं, यहां से हमने नंबरिंग किया 1 2 3 4 5 और एक ये 6 कार्बन इस रिंग से बाहर है। क्लियर? तो आइए इसका स्ट्रक्चर इसी के बेसिस से बनाते हैं। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। इस बार ये चुटकियों में हो जाएगा। देखिए ये हमने इसको थोड़ा सा इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। इतनी बातें समझ में आ रही है? आइए सबको एक एक ऐसे आप बॉन्ड बना दीजिए। क्लियर है? ऑक्सीजन के जस्ट फर्स्ट कार्बन पे आइए, इसके बाद ये वाला कार्बन हम नंबरिंग भी कर देते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। क्लियर है? आइए जितने OH राइट साइड में हैं उन सारे OH को कहां रखिएगा? उस जो आपने बॉन्ड बनाया है उस बॉन्ड के नीचे रखना है। मतलब ये जो बॉन्ड आप लाइन खींच रहे हैं, जितना OH राइट साइड में है सबको कहां रखिए? नीचे। नीचे देखो, नीचे। क्लियर है? तो OH फर्स्ट कार्बन पे आते हैं, कहां है? राइट में। कहां लिख देंगे? नीचे। सेकंड में भी कहां है? नीचे। तो लिख दिया। यहां क्या हो जाएगा? H। यहां क्या हो जाएगा? H। क्लियर है? तीसरे कार्बन पे आ जाइए, तीसरे पे H। राइट साइड में कौन है? H। तो कहां लिखना पड़ेगा? नीचे। चौथे पे आ जाइए, तो यहां भी कहां है? राइट में OH H। ये हो गया H। और पांचवे पे देखेंगे एक आपका ये ग्रुप है और एक ये ग्रुप है, इसको रख दिया यहां पे और इसको रख दिया CH2OH। क्लियर हुआ? आइए इसी में थोड़ा सा इसको भी बनाते हैं, तो देखिए क्या बनेगा। ये हमने ड्रा कर दिया। क्लियर? जितनी चीजें राइट साइड में हैं सबको इस पे कहां रखिए? नीचे साइड में रखिए। आइए फर्स्ट कार्बन इसको भी मेंशन कर देते हैं 1 2 3 4 5 और ये आपका हो जाएगा CH2OH। ये कौन सा कार्बन? 6 नंबर कार्बन। फर्स्ट पे कहां है? राइट में H, नीचे लिख दिया H। दूसरे में आ जाइए OH, तीसरे में आ जाइए H, चौथे में क्या लिखा हुआ है? OH। यहाँ क्या आ जाएगा? H। यहाँ क्या रखेंगे? H। और इस पोजीशन पे कौन आ जाएगा? OH और यहाँ पे OH। तो ये बन गया आपका क्या? जब OH फर्स्ट कार्बन पे आपका नीचे होगा तो ये बनेगा अल्फा डी ग्लूको पाइरेनोज। क्या बोलेंगे इसको? अल्फा डी ग्लूको पाइरेनोज। क्लियर है? ये फर्स्ट कार्बन पे OH को देखिएगा, इसमें आ जाइए OH कहां हो गया? ऊपर हो गया, तो इसको यूज करेंगे बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। फिर आपको समझ में सर ये पाइरेनोज कहां से आ गया? क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है जनरली किससे सिमिलरिटी दिखा रहा है? पाइरेन से बना हुआ है, इसीलिए इसको यूज किया क्या? बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। क्लियर है? बोलिए यस या नो। क्लियर है? बातें तो आप इसमें और क्या देखेंगे? अब ये देखेंगे कि इसमें पहले कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन क्या है? चेंज है। यहां पहले कार्बन को OH कहां है? एबव साइड, और इसमें कहां है? बिलो साइड। बाकी चीजें इसमें और इसमें क्या है? सेम से। अगर फर्स्ट कार्बन पे कार्बन नंबर 1 पे क्या हो जाए? कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं क्या? एनोमर्स। क्या बोलेंगे इसको? एनोमर्स। कार्बन 1 पे अगर कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या होता है? चेंज होता है, तो ऐसे इन दोनों में रिलेशन कैसा है? एनोमर्स का है। आई थिंक ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। क्लियर है? अरे बोलो ना, समझ में आ गई बातें? स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। आइए इसके बाद आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर समझाते हैं। किसका? फ्रक्टोज का। तो इस पूरे लेक्चर में आपको मोनोसैकेराइड्स और बायोमोलेक्यूल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट आपको कंप्लीट मिलेगा। क्लियर है? आइए आगे चलते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। क्लियर है?
ओके, ये आपका स्ट्रक्चर है किसका, फ्रक्टोज का। और ये जो फ्रक्टोज होता है इसे बोलते हैं डी माइनस फ्रक्टोज। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर डी कैसे, क्योंकि इस पे OH कहाँ है, राइट साइड में, -q यूज किया गया। ये कैसा होता है, याद रखिएगा, लिवो रोटेटरी होता है। लिवो रोटेटरी का मतलब है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज ये रोटेट करता है, इस वजह से इसको क्या नाम दिया गया, लिवो। इसके लिए क्या यूज कर लिया, माइनस। क्लियर है, ओके। सो क्या हम इस CH2OH को, क्या मैं इसे दो तरीके से लिख सकता हूं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। इधर देखिए फिर से, क्या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, इसके लिए यूज कर लिया CH2OH लिख सकता हूं। और क्या पॉसिबिलिटी है दूसरी, यहां का CO इस डायरेक्शन में हो जाए और ये पूरा ग्रुप इस डायरेक्शन में। आइए इस तरफ भी कर सकते हैं क्या, अरे बोलिए ना, क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो फिर वही कैपिटल नंबर कार्बन से क्या करेंगे आप, OH, यहां से ये जाएगा, यहां अटैक किया, यहां पे O पे क्या आएगा, माइनस, और O पे जब माइनस आएगा जान ही रहे हो कोई स्टेबल उस फॉर्म में नहीं है, वहां से H को लेके OH हो जाएगा। देखिए क्या बनेगा आपको फिर से, ये बन गया COH हो गया, यहां पहले से ही क्या है CH2OH, इससे जुड़ने कौन आ रहा है, ये ऑक्सीजन आ रहा है, CH2OH, बोलिए यस चलो, इसमें 5 मेंबर रिंग बनती है, ये हो गया। दूसरी क्या पॉसिबिलिटी थी, ये वाला यहां अटैक कर देता, ये ऐसे हो जाता। इसका मतलब है एक बार OH राइट साइड में और दूसरी बार OH लेफ्ट साइड में। तो यहां से इसके लिए भी क्या आ जाएगा, एक बीटा डी ग्लूकोज और एक अल्फा डी ग्लूकोज। तो इसके लिए यहां क्या बनता दिख रहा है आपको, ये बन जाएगा C, ये ऑक्सीजन आया है जुड़ने के लिए, क्या मिल रहा है आपको, यहां से तो अटैक हुआ, ये ऑक्सीजन है, ये हो गया H OH OH H। तो इतनी बातें आई थिंक आपको समझ में, इस बार OH हो जाएगा इस डायरेक्शन में और यहां क्या मिलेगा CH2OH। क्लियर है। अब इसका साइक्लिक फॉर्म किस रूप में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो जरा देखिएगा, ये H OH, अगर ये OH किस डायरेक्शन में है, राइट साइड में, तो इसको हम क्या बोल देंगे, अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज कहेंगे। और यहां पे OH किस डायरेक्शन में है, लेफ्ट साइड में है, जिसकी वजह से इसको क्या बोलेंगे, बीटा डी माइनस फ्रक्टोज बोलेंगे। क्लियर है। आइए, इसका जो स्ट्रक्चर डिराइव हुआ है वो स्ट्रक्चर डिराइव हुआ है फ्यूरेन से। किससे डिराइव हुआ है, ये आपका क्या है, फ्यूरेन है। अब इस स्ट्रक्चर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, थोड़ा सा हमने इसको इस डायरेक्शन में मेंशन कर दिया। क्लियर है। आइए इसके लिए हम बनाएंगे एक बार अल्फा डी ग्लूकोज, सॉरी अल्फा डी फ्रक्टोज, और एक बार बनाएंगे बीटा डी फ्रक्टोज। तो इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, केवल पहले और, क्लियर है। देखिए कुछ नहीं करना है, फिर से सिंपल वही बात, सेम फिनोमेना जो आपने क्या देखा था अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के केस में, यहां पे क्या हो गया, राइट साइड में है तो अल्फा डी फ्रक्टोज बोल दिया, इधर लेफ्ट साइड में है बीटा डी फ्रक्टोज कह दिया। इसका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है डिराइव होता है किससे, फ्यूरेन से। इसलिए अब याद रखना है कि इसके लिए बोलेंगे फ्रक्टोफ्यूरेनोज। क्यों, क्योंकि ये किससे बना है, फ्यूरेन से बना है। फिर से आ जाइए, जितनी चीजें राइट साइड में हैं, ये तो O हो गया, ये हो गया रिंग में, तो ये क्या बनेगा, जितनी चीजें राइट साइड में है उसको कहां रखिए, नीचे। तो ये क्या बन जाएगा CH2OH,
OH कहाँ हो जाएगा ऊपर, क्योंकि लेफ्ट साइड में है। फिर कौन मिल गया H, फिर को क्या हो जाएगा OH ऊपर। देखिए नेक्स्ट आ जाइए, OH कहाँ है राइट साइड में, नीचे हो गया, क्या लिख देंगे H। इस केस में आइए यहाँ लिख दिया H, यहाँ क्या लिख दिया CH2OH। आई थिंक समझ में आ गया होगा, बोलिए क्लियर है। नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सेम क्या करेंगे, जितनी चीजें राइट साइड में है उसको इसमें क्या रखेंगे नीचे। कहाँ है OH, फिर कौन है H, यहाँ कौन है OH, यहाँ क्या रख देंगे H, यहाँ क्या हो जाएगा CH2OH, यहाँ पे क्या बन जाएगा CH2OH। ये आपका बन गया अल्फा B माइनस फ्रक्टो फ्यूरेनोज, और ये बन गया आपका बीटा D फ्रक्टो फ्यूरेनोज। आई थिंक आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं इस चीज को। देखिए इस 1 2 3 4 5 6 फिफ्थ नंबर का OH ग्रुप इस कीटोन के कार्बन पे लोन पेयर अटैक करता है, इस पे आ जाएगा माइनस। एक बार हम इस साइड लिख सकते हैं, एक बार इस साइड लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये OH अटैक किया, ये कन्वर्ट हो गया OH में। क्लियर है, तो कैसे बना ये बता दें तो फिर से समझा देते हैं। O पे क्या आ जाएगा माइनस, इसने अटैक किया तो इस पे क्या आ जाएगा प्लस। फिर वही क्या होगा इंट्राहाइड्रेशन, ये माइनस और ये प्लस, यहां से H, ये H कहां चला जाएगा इस O माइनस के पास, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्लियर हो गया, सेम वही काम इस डायरेक्शन में हुआ है। क्लियर है, एक बन गया आपका अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज, अल्फा डी क्यू ये नीचे है और यहाँ कहाँ है ऊपर है। क्लियर है, समझ में आ गई बातें। तो ये था आपका बायोमॉलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट, और इसमें आपको हमने क्या बताया, इंट्रोडक्शन के साथ साथ सैकराइड्स क्या होते हैं, सैकराइड्स का मतलब क्या होता है। इसके बाद इसमें हमने क्लासिफिकेशन बताया ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर, दो तरीके के क्लासिफिकेशन किए। फिर उसके बाद हमने ग्लूकोज देखा, ग्लूकोज के बाद फ्रक्टोज देखा। ये सारा क्या था, ये क्या थे मोनोसैकराइड्स थे। मोनोसैकराइड्स का आपने साइक्लिक स्ट्रक्चर देख लिया, आपने ये फिशर प्रोजेक्शन देख लिया, और ये जो स्ट्रक्चर बनते हैं इसके ग्लूकोज के, तो सा एक बात हम भूल गए, जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनता है वो हावर्थ प्रोजेक्शन पे बनता है। उसे क्या बोलते हैं, हावर्थ प्रोजेक्शन पे बनता है। क्लियर है। सो इसके बाद आपको पार्ट 2 में, जो पार्ट 2 इस बायोमॉलिक्यूल्स का आपको लेक्चर देंगे, उसमें आपको बताएंगे कि डाइसैकराइड्स क्या होते हैं, पॉलीसैकराइड्स क्या होते हैं, उनका साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है। आई थिंक ये फर्स्ट पार्ट आप देखेंगे तो आपको लगेगा, फुल कॉन्फिडेंस आएगा कि आप इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेंगे, डेफिनेटली आप अटेम्प्ट कर लेंगे। एक बार साइलेंटली सारी चीजों को देखिए और समझिए। क्लियर है, ओके। सो नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेगा डाइसैकराइड, पॉलीसैकराइड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड से बचा हुआ है इस पूरे चैप्टर में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।